अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कैसे होता है और उसके क्या क्या कार्य हैं। चूँकि हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी एक्ट 1948, तो उसके अंतर्गत हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गठन और उसके कार्य के बारे में स्टडी करनी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 में ये प्रावधान है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन पहली बार जो किया गया था 1949 में किया गया था, मतलब 1949 में पहली बार इसका गठन किया गया था और इसका पुनर्गठन हर 5 साल पे होता है। हर 5 साल पे इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके 3 तरह से इलेक्ट होके या आपके नॉमिनेटेड होके या एक्स ऑफिस, मतलब 3 टाइप के आपके मेंबर्स होते हैं इसमें पीसीआई में। पहला होता है इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स और तीसरा होता है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। तो 1 बाय 1 हम तीनों को देखेंगे। तो फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स जो किसी बॉडी के द्वारा इलेक्ट करके आ रहे हैं। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर में पहला पॉइंट हम देखते हैं कि 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी। 6 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। अब वो 6 मेंबर कौन से होते हैं? सारे के सारे आपके क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं जो किसी न किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा रहे हों। उन 6 में से कम एक मेंबर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी या फार्माकोग्नोसी का टीचर होना ज़रूरी है। यूजीसी के द्वारा 6 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। दूसरा पॉइंट इलेक्टेड मेंबर्स हम देखते हैं कि 1 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम एमंग देमसेल्फ बाय मेंबर ऑफ एमसीआई। तो एक मेंबर को जो इलेक्ट किया जाता है वो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तीसरा अगर देखें हम तो 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, जो कि हर स्टेट के जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं इनके सबके इनके जो मेंबर्स होते हैं उसमें से एक आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्ट होके पहुंचते हैं आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। अब दूसरा हम देख लें नॉमिनेटेड मेंबर। पहला हो गया इलेक्टेड मेंबर, इलेक्ट होके आ रहे हैं। अब दूसरा जिसके नॉमिनेशन के थ्रू जो मेंबर इन्वॉल्व होते हैं आपके पीसीआई में। तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं कि 6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन 6 में से जो कम से कम 4 मेंबर के पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए किसमें? फार्मेसी में, और ये टीचर प्रोफेशन रखते हों, मतलब कहीं ना कहीं ये पढ़ा रहे हों। तो 6 में से कम 4 आपके टीचर होने चाहिए और उनके पास डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें देख लें 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूजीसी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें से किसी एक को नॉमिनेट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एक मेंबर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा कहाँ का होगा? वो AICTE का होगा। चौथा पॉइंट इसमें 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और एक आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा हर स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से हर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये थे आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब तीसरे जो मेंबर होंगे वो आपके एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक्स ऑफिसियो मतलब सीधा से ये समझ लें कि किसी को कोई पद मिला हो, उस पद की वजह से उसको दूसरा पद भी मिल जाए। यहाँ पे एग्जांपल तौर पे समझ लें, अगर जो आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, अगर उसका डायरेक्टर कोई है तो अल्टीमेटली वो भी पीसीआई का मेंबर हो जाएगा। अगर वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर हुआ तो उसके अधीन आपका मतलब वो मेंबर बन जाएगा आपका पीसीआई का। ऐसे ही अगर जो आपके ड्रग कंट्रोलर होते हैं इंडिया के, तो जो भी उस पर बैठेगा तो अल्टीमेटली वो मेंबर हो जाएगा पीसीआई का। ऐसे ही होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो ये 3 टाइप के आपके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। पहला है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, दूसरा द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, तीसरा द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेंबर्स ऑफ पीसीआई। अब पीसीआई के जो आपके मेंबर्स हैं वो उसके अंदर जो पद ग्रहण होगा वो किस हिसाब से होगा। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो आपके इलेक्ट किए जाएंगे पीसीआई के मेंबर्स के द्वारा।
पहले मेंबर्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब गठन हुआ, अब वो मेंबर इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। अब ये जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो आपके 5 साल तक, 5 साल से ज़्यादा नहीं, 5 साल तक अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। ऐसे ही आपके पीसीआई के जो सेक्रेटरी होगा वो भी इलेक्ट होंगे, किसके द्वारा? पीसीआई के जो मेंबर्स होंगे उनके द्वारा सेक्रेटरी को भी इलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं या नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पीसीआई के, अगर ये एब्सेंट रहते हैं, मतलब 3 मीटिंग पीसीआई की और तीनों में वो एब्सेंट पाए गए और बिना किसी रीज़न के, तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या इनको अपने इनकी जो मेंबरशिप है पीसीआई की, उस मेंबरशिप से इनको हटा दिया जाएगा। वैकेंट सीट होगी, जो खाली सीट होगी इन लोग के सस्पेंड करने की वजह से या इनको रिमूव करने की वजह से, तो उस सीट पे नए मेंबर्स आ जाएंगे और वो मेंबर्स 5 साल तक नहीं, जो टाइम पीरियड बचा रहेगा, इससे पहले वाला जो मेंबर टाइम पीरियड काट चुका है, अब जो रिमेनिंग टाइम है बस उसी टाइम तक वो उस पीसीआई का मेंबर बना रह सकता है। ऐसे ही जितने भी आपके मेंबर्स हैं जो आपके इलेक्ट होके आए, नॉमिनेट होके आए हैं, तो ये 5 साल तक पीसीआई के मेंबर बने रह सकते हैं। अगर वो रिज़ाइन देना चाहें तो रिज़ाइन भी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट को, पीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रिजिग्नेशन लिख के रिज़ाइन भी दे सकते हैं। अब उनके रिजिग्नेशन की वजह से जो सीट खाली होगी फिर से री इलेक्शन होगा, रीनॉमिनेशन होगा और फिर वो पद ग्रहण करेंगे और जो टाइम पीरियड रहेगा उनका, बस उसी टाइम पीरियड तक वो कार्य अपना कर सकते हैं। ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर लेते हैं हम पीसीआई के फंक्शन की। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेन फंक्शन है वो है कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट कराना, साथ साथ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको भी रेगुलेट कराना, उनको अप्रूवल देना और कौन से कोर्स वो के लिए वो अप्रूवल मांग रहे हैं उस हिसाब से उनका इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर नॉर्म में ये पूरे उतरते हैं तो उनको फिर अप्रूवल देने का काम पीसीआई करता है। अगर उसमें कोई फॉल्ट मिलता है उनको, नॉर्म को वो फॉलो नहीं करते हैं, तो किसी भी टाइम वो अप्रूवल को वापस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट को अप्रूवल, जो भी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दिए हैं उनसे अप्रूवल वापस भी ले सकते हैं। पीसीआई के फंक्शन के अंतर्गत ये भी आता है कि ये एजुकेशन रेगुलेशन भी करते हैं, मतलब मिनिमम जो स्टैंडर्ड है आपकी फार्मेसी के एज ए फार्मासिस्ट बनने के लिए, उसको भी ये आपके प्रिस्क्राइब करते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो फॉरेनर पर्सन है वो अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन अपना कराना चाह रहा है तो उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो डिसाइड करते हैं कि कितनी होनी चाहिए, तब आप इंडिया में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं। साथ साथ ये जितने भी आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनका एक सेंट्रल रजिस्टर ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हर स्टेट में हर स्टेट लेवल पे भी बनता है और सेंट्रल लेवल पे भी आपका रजिस्टर बनता है। तो जितने भी स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनका फिर रजिस्टर आपके सेंट्रल रजिस्टर में फीड किया जाता है उनका नाम। तो ये कुछ आपके पीसीआई के फंक्शन थे। पहला क्या था, आपके फार्मेसी प्रोफेशन को रन कराना, एजुकेशन रेगुलेशन लाना, साथ साथ इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल देना, कोर्स डिसाइड करना, कोर्स ड्यूरेशन डिसाइड करना, कोर्स की ट्रेनिंग डिसाइड करना और स्टेट का गठन करना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करना। ये सारी चीज़ें आपके पीसीआई के वर्क के अंतर्गत आते हैं।